नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो इलेक्शन बैटल 2024। मैं हूं आपके साथ परवीन। लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी समेत तमाम विपक्षी दल अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे हैं। रैलियों का दौर जारी है। इधर बीजेपी जानती है कि उसका 400 पार का नारा तभी सच होगा जब दक्षिण के किले पर भी विजय हासिल होगी, खासतौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना और केरल में। केरल की 20 लोकसभा सीटों पर 26 अप्रैल को एक साथ ही एक फेज में करीब 2 करोड़ 71 लाख वोटर्स मतदान करेंगे। वैसे 2019 लोकसभा चुनाव नतीजों की बात करें, कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 19 सीटें जीती थी, जबकि यूडीएफ की सहयोगी रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। केरल में अब तक मुख्य मुकाबला यूडीएफ और एलडीएफ के बीच होता रहा है, लेकिन इस बार चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। पीएम मोदी ने केरल में हवा के रुख को कैसे मोड़ दिया, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो जिस तरह से केरल का यहाँ पर कहें जो इस बार 2024 का चुनाव है, उसमें तो पहले ये जान लेते हैं कि पहले बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा साउथ इंडिया को लेकर के वो ये है कि जो दिल्ली में बैठे चाटुकार किस्म के पत्रकार, ओपिनियन मेकर्स, जर्नलिस्ट, कॉलमनिस्ट और एक जो इकोसिस्टम है, उसने एक डिवाइड करने की कोशिश की कि नॉर्थ इंडिया अलग है, साउथ इंडिया अलग है। और ये बीजेपी जो है वो नॉर्थ इंडिया की पार्टी है, साउथ में कहीं नहीं है। ठीक 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी को इसी तरीके से लोग कहते थे कि भाई ठीक है, हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है। ईस्ट में कहाँ है? ऑलमोस्ट बिहार में भी नगण्य पीछे पीछे चलती थी ये, बंगाल में थी ही नहीं, त्रिपुरा में थी नहीं, असम में थी नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में खाली, यही कहा जाता था ना। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है मेरे हिसाब से? जो इस तरह के डिविसिव, हिंदुस्तान को बांटने वाले जो एजेंडा, वो उस तरह का जो नैरेटिव है, उसको दुरुस्त करना सबसे बड़ा मुद्दा है। आज नॉर्थ ईस्ट का कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं सरकार बनाती है तो सिर्फ सरकार नहीं बनती, उसका हिंदुस्तान के साथ सॉलिड इंटीग्रेशन हो जाता है। यह बात बहुत लोगों को समझ में नहीं आती कि टोटल इंटीग्रेशन केरल, अभी हम लोग साउथ इंडिया के ऊपर बातचीत करेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने क्या ये हर 2 दिन में पहुंच जाते हैं उधर, हर 2, ये इस तरह के देश विरोधी विघटनकारी जो ताकतें हैं देश के अंदर, उसके मुंह पे ताला लगाने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। अब केरल में सबसे बड़ी चीज, कोई बोलेगा नहीं है, दिल्ली में बैठे पत्रकार, वहां पे कोई इंडी गठबंधन नहीं है। वहां इंडी गठबंधन आपस में ही एक दूसरे को चाकू मार रहा है। राहुल गांधी वायनाड से लड़ रहे हैं, डी राजा ने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, एनी राजा। और मैं आपको बता दूं, एनी राजा को वहां के मुस्लिम्स भी वोट करेंगे। उसका बहुत सारा कारण है, आगे मैं खोलूंगा। एक बहुत खतरनाक कॉकटेल वहां पे तैयार हुआ है वामपंथियों और जिहादियों का, स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तान। ये कभी और मैं खुलासा करूंगा। आईएसआई का एक ऋण है एनी राजा के ऊपर। जिस तरह का ये प्रपंच और प्रोपेगेंडा का काम हिंदुस्तान के खिलाफ वो करते आई है, तो खैर वो कहानी अलग है। अब भारतीय जनता पार्टी का कोर एजेंडा क्या है? वहां आप मत भूलिए कि बहुत सारे जो केरल के अंदर वहां जो फिजा बदली है, भारतीय जनता पार्टी कभी वहां पे कोई विधायक भी नहीं जीती है ना, वहां पे कोई सांसद भी नहीं है। लेकिन इस बार वो अच्छा प्रदर्शन ही नहीं, कॉन्सोलेशन प्राइज नहीं चाहिए कि 10% से 15% से ऊपर वोट आएगा, नहीं, 5-6 सीटों पे दावेदारी और जीतने की कगार पे है। कारण मैं बता रहा हूं, 3-4 चीजें। प्रधानमंत्री मोदी ये जो वेस्ट एशिया के अंदर जो टूर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वेस्ट एशिया में काम करने वाले लोग जो हैं वो केरल से आते हैं।
और आप देखिए वहां जाते हैं तो मलयाली लैंग्वेज में भी वो वहां भाषण दे देते हैं। तो एक कनेक्ट वो हिंदुस्तान और जो वेस्ट एशिया में जो हिंदुस्तान का रिश्ता और सारी चीजें जो बढ़ रहा है वो, दूसरा हिंदुत्व। बहुत सारे मंदिर टेम्पल को लेकर के कंट्रोवर्सी हुआ था, भारतीय जनता पार्टी वहां के हिंदुओं के साथ खड़ी रही। वहां पे हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, लेकिन इस तरह की मेजोरिटी नहीं जो दूसरे राज्यों में है। वहां पे अच्छे खासे संख्या में 1/3 जो है वो क्रिश्चियंस भी हैं, 1/3 जो है के आसपास जो है वहां पे मुस्लिम्स भी हैं। तो ये कॉम्बिनेशन, तो एक तो हिंदुत्व भी, विकास भी, और सबसे बड़ी चीज कि जिस हिसाब से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कैंपेन किया है, जिस तरह से लोगों को खड़ा किया है, अब जो पुराना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो था वो पूरे साउथ इंडिया से वो धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। और यहीं पे प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी अपना एक जगह, अपना स्थान केरल में ढूंढ रही है। तो क्या वाकई में यहाँ पर इस बार बीजेपी कुछ बड़ा करने वाली है केरल में? देखिए, मुद्दे की बात जहां तक है, भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे और केरल के मुद्दे, ये दोनों अलग अलग नहीं है। केरल में भी लोग थक चुके हैं क्योंकि विचारधारा एक ही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात वहां परिवर्तन की कर रहे हैं, परिवर्तन किस आधार पर। जैसे केरल में यह बात हमेशा चलती रही, एलडीएफ यूडीएफ, कभी एलडीएफ की सरकार आए, कभी यूडीएफ की सरकार आए, लेकिन क्या यह परिवर्तन है? यह परिवर्तन नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों की विचारधारा तो एक ही है। कौन सी विचारधारा का बदलाव है? अगर राहुल गांधी और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एक मंच पर ही दिखाई पड़ते हैं, केरल के अलावा दूसरे जगह पर ये लोग गठबंधन सहयोगी भी बनते हैं, तो वैचारिक स्तर पर दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? और ये एक बड़ा मुद्दा वहां है, परिवर्तन लाना है तो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये दोनों अलग नहीं है। और इसलिए वहां पर हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं। दूसरा मुद्दा यही भारतीय जनता पार्टी का भी है कि वहां परिवर्तन जब तक नहीं आएगा तब तक केरल को हिंदुस्तान से अलग थलग रखने की कोशिश करने वाले ये पीएफआई के जैसे संगठन भी वहां मोस्ट एक्टिव रहेगा। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस उसको सहयोग करता ही रहेगा। ये लोगों के नेता कभी उसके विरोध करने वाले नहीं है। मुस्लिम लीग कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है और मुस्लिम सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस सबके साथ खड़े हैं। तो अगर इस स्तर पर केरल लगातार चलता रहा, केरल में सत्ताएं बदलती रही, लेकिन एक पक्ष से दूसरे पक्ष तक उसी विचारधारा को हावी रखा गया, अगर इसे बदलोगे नहीं तो फिर केरल में आगे ये मत सोचना कि ये परेशानियां क्यों आ रही है। जो रिपोर्ट्स केरल से आती है वो रिपोर्ट्स वहां के लोगों को परेशान करने वाली भी है, जिसे बढ़ाया गया, दिखाया गया और लोगों के दिमाग में ये भरा जा रहा है कि देखो यहां पर दूसरे देश के दूसरे हिस्सों के बजाय कैसी अलग परेशानियां क्रिएट होती है। तो ये परिवर्तन एक बड़ा मुद्दा है कि परिवर्तन सत्ता का नहीं, विचार का रखो। ये दोनों एक ही विचारधारा वाले पार्टियों के साथ जुड़ने रहने से बेहतर है एक बार मौका देकर देखो। और दूसरी बात, इन लोगों ने जो वहां पर एक ऐसा विचार पैदा कर दिया है कि साउथ इंडिया और उसमें भी केरल जैसे जगह पर यहां पर जो राष्ट्रवादी विचारधारा है उसे हावी नहीं होने देंगे, हम अलग थलग रहेंगे। इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने वहां के नेताओं को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्य तौर पर इन मुद्दों पर लोगों तक पहुंचेगी और ये भाजपा के लिए बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा केरल के अंदर। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब, अभी तक बीजेपी ने अपने 12 उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिए हैं, लेकिन अभी 8 सीटें बाकी हैं, लेकिन जिन्हें मैदान में उतारा गया है काफी अनुभवी हैं। तो इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा फायदा जो भारतीय जनता पार्टी को साउथ इंडिया में होने जा रहा है वो प्रधानमंत्री मोदी का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो है, 400 पार 400 पार 400 पार, सारे लोग, ये सारे लोग लगे हुए, कांग्रेसी भी कह रहे 400 पार।
जो प्रधानमंत्री मोदी को गालियां दे रहे हैं वो भी प्रोग्राम बनाते हैं, तो वो कहते हैं भाई 400 पार होगा क्या, 370 आएगा क्या। अरे भाई 272 चाहिए। डोंट लूज योर फोकस। ये लोग मोदी के घृणा में इतने ज्यादा जो कह सकते हैं कि ब्लाइंड हो चुके हैं। उसको कहते हैं भाई मोतियाबिंद की बीमारी हो गई है लोगों को। दे कांट सी कि दे जस्ट रिक्वायर 272। अब केरल के अंदर क्या है, केरल के अंदर वो तमाम लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड ये ह्यूमन, ये मास साइकोलॉजी जो इलेक्शंस के दौरान देखा जाता है, वो ये कि भाई सरकार उसकी बनेगी, ये सब तो बेवकूफ है, ये तो सरकार नहीं बनने वाला, तो आप क्या करेंगे। जो लोग पर्दे के पीछे से घर के अंदर, केरल की स्थिति में बता दूं, आप हिंदुत्व की विचारधारा को मानते भी हैं तो आप केरल में उसका पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते। कोई आकर के मार जाएगा आपको। ये बहुत चतुर चालाक बनते हैं, एक गलत मैसेज पूरे देश में, केरल मॉडल, ये लोग एक कूड़ा मॉडल है, वामपंथियों का द्वारा रचा हुआ। अब देखिए ये रवीश कुमार, इस बेवकूफ आदमी को देखिए, कोविड शुरुआत होते ही 1 महीने तक ये केरल मॉडल कितना सक्सेसफुल है, क्या सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा मौतें अगर परसेंटेज में देखें ओवर द पॉपुलेशन आपको केरल के अंदर में हुआ। अभी क्या है, केरल इकोनॉमिक की जो उनकी जो इकोनॉमी की जो हालत है देश में सबसे बदतर है। कल आया अखबार में, तो ये कौन से मॉडल की बात करते हैं। तो लोग, राजीव ने बिल्कुल सही कहा, त्रस्त है। अभी तक ये डर लगा हुआ था कि कैसे इसका इजहार किया जाए, सामने कैसे आया जाए। ये अपॉर्चुनिटी जो आपने सवाल किया, एक्सपीरियंस लोग, अब देखिए मैं देख रहा था प्रधानमंत्री मोदी केरल जाते हैं, भीड़ उमड़ती है, लगता ही नहीं है कि भाई कोई ये कह दे कि भाई यहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। लोग बाहर आ रहे हैं। जिस तरह से आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, जिस तरीके से हाथी से आशीर्वाद ले रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, मंदिर मंदिर वो घूम रहे, तो आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने वो एक कैंप, इसको कह सकते हैं कि क्रिटिकल, जैसे मैं आपको बता दूं 5-6 सीटों के ऊपर बातचीत हो रही है, अभी 12 भी आना है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट लाइक त्रिपुरा, जस्ट लाइक बंगाल। कोई आदमी ये सोच सकता है कि अचानक से 18 सीटें बंगाल में आ जाए? पागल हो जाते अगर किसी कोई कहता कि भाई 18 सीटें इस बार बंगाल में बीजेपी जीतेगी, सब कहते भाई पागल हो गए हो। जैसे अभी कोई कहे कि वहां पे डबल डिजिट भी केरल में आ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, तो लोग कहेंगे भाई पागल हो गए हो। लेकिन वैसी स्थिति बनी हुई है। पॉइंट क्या है, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बहुत ही क्लोज लीडर्स, अब देखिए तिरुवनंतपुरम में क्या हो रहा है, राजीव चंद्रशेखर नाक को चने, बिल्कुल पागल हो गए। ये शशि थरूर अपने आप को कर्स कर रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में आ गए होते तो एमपी बन गए होते। ये स्थिति बनी हुई है। तो राजीव जी, क्या वाकई में इस बार पीएम मोदी वो तिलिस्म तोड़ पाएंगे जो यूडीएफ और एलडीएफ का है वहां पर? बिल्कुल टूटने वाला है और स्थितियां अनुकूल है। जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, 5-6 सीटों पर मोस्ट फोकस्ड है, लेकिन हो कुछ भी सकता है। हो वो भी सकता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 से 12 सीटें जीत कर आ जाए। ये उन्होंने उदाहरण जो दिया है वो सटीक है कि कोई विश्वास नहीं करता था त्रिपुरा में अचानक से वामपंथी किला ध्वस्त हो जाए, बंगाल में अचानक से भारतीय जनता पार्टी 18 लोकसभा की सीटें जीत जाए। वही स्थिति केरल में भी दिखाई पड़ रही है। अब तो शशि थरूर बोल रहे हैं कि यहां पर एलडीएफ यूडीएफ के मुकाबला नहीं है, द्विपक्षीय मुकाबला नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की ताकत वो खुद देख चुके हैं और इसलिए इस बार पीएम मोदी ने 2 मंत्रियों को चुनाव लड़ने के लिए भेजा। राजीव चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम से और फिर उधर वी मुरलीधरन, 2 केंद्रीय मंत्री वहां चुनावी मैदान में है। 5 सीटें पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया है, जिसमें त्रिशूर भी है। ये जो सुरेश गोपी है, पिछली बार भी चुनाव लड़े थे और अच्छा खासा वोट लाया था। 3 लाख के करीब वोट इनको आया था और 3,21,000 वामपंथी पार्टियों को आया था। 4 लाख समथिंग वोट है जो कांग्रेस ला पाई थी। मतलब
ये सुरेश गोपी के चांसेस इस बार ज्यादा बेहतर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां पर लगातार प्रचार कर रही है और बेस भी पहले से बढ़ा है। तिरुवनंतपुरम में तो कांग्रेस वाले ही शशि थरूर को हराने में लग चुके हैं, इसलिए वो त्रस्त दिखाई पड़ रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर के चांसेस 80% बढ़ गए हैं। उसी तरीके से अटिंगल में, फिर पलक्कड़ में और पथनमथिट्टा, जहां पर अनिल एंटनी चुनाव लड़ रहे हैं। अब क्या एके एंटनी घर से बाहर निकलकर कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं? कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी हैं, लेकिन वो अपने बेटे के लिए लोगों को इकट्ठा करेंगे, अपने पुराने सोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे, या कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए करेंगे जहां पर 40% क्रिश्चियन वोटर है, 5% मुस्लिम है। तो भारतीय जनता पार्टी ने इन 5-6 सीटों को टारगेट किया है, फोकस में रखा है। लेकिन दूसरे जगह पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वहां पर फोकस नहीं है, हो कुछ भी सकता है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी जैसे वहां पर नई स्ट्रेटजी के साथ आई है, केरल में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है। और त्रिकोणीय मुकाबला जब होता है तो यह कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कब किस तरफ से कौन आगे बढ़ जाए। और कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ जैसे लगी हुई है वहां पर, जैसे एनी राजा है जो राहुल गांधी के खिलाफ लड़ रही है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कौन कौन की सीटें निकाल ले जाएगी? मतलब इस बार केरल में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बेहतर चांस अब तक के दिख रहे हैं। चलिए, केरल पर इस एकदम सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को तिरुवनंतपुरम से, वहीं अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी को और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन को भी बीजेपी ने चुनाव जो है वो लड़ा रही है, जिससे साफ है कि पीएम मोदी इस बार केरल में 10 सीटें जीतने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। और पीएम मोदी के केरल दौरे भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अब देखना होगा कि केरल में पीएम मोदी की मेहनत क्या रंग लाती है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कैपिटल टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।